हेलो क्लास। असेसमेंट का सेकंड टेस्ट आ चुका है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का, और ट्रस्ट मी इन क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंस है सीबीएसई बोर्ड्स में, क्योंकि जो पेपर सेटर हैं इनके ऑलमोस्ट वैसे से ही क्वेश्चंस वो सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर रखने वाले हैं। इससे पहले जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर 2 चैप्टर्स का टेस्ट था, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर इन 6 चैप्टर्स का टेस्ट होगा। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, पॉलिनोमियल्स, बहुपद, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति और ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो चलो इन्हें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इन द गिवन ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बतानी है। हमने ये पहले एक बार डिस्कस किया हुआ है। इसके अंदर ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो कर्व है तुम्हारा, ये जितनी बार एक्स एक्सेस यानी कि इस वाले एक्सेस को काटेगा उतनी जीरोस होती हैं। तो ये 1, 2, 3 और ये 4, तो सीधा सीधा 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -8 and 12 इज। तो तुम्हें द्विघात बहुपद बताना है इसके अंदर। पहले तो द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में हमें चाहिए, और इसे बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। हमें a पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए और c पता होना चाहिए। ABC हमें मिलेगा किससे? जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, यानी कि जो इसका सम है, अल्फ़ा और बीटा जो है वो जीरोज़ हैं यानी कि शून्यक हैं। ठीक है, तो इनका सम कितना है हमारे पास? -8, और अल्फ़ा और बीटा यानी कि शून्यकों की गुणा कितनी है हमारे पास? 12। फॉर्मूले के हिसाब से ये होता है -b/a और ये होता है c/a। अब नीचे तो इनके बटे में कुछ नहीं है, पर इन दोनों फॉर्मूलों में एक चीज़ देखो, नीचे दोनों में a है, तो मैं इनमें बटे में 1 लिख लूँ, सेम हो गया। तो सीधा सीधा a की वैल्यू हो गई हमारे पास अब 1, b की वैल्यू हो गई हमारे पास 8 और c की वैल्यू हो गई हमारे पास 12। ABC तीनों की वैल्यूज़ मिल गई, इस फॉर्मूले के अंदर रखो, आंसर आ गया। तो x² प्लस में 8x + 12, और इसको बाहर हम k से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये किसी भी मल्टीपल का फॉर्म हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यही हो चीज़ें। इस k की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो x², तो x² + 8x + 12 इसका आंसर B है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है रैखिक समीकरण दिस और दिस। ठीक है, इसका अद्वितीय हल क्या होगा यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। जब 2 इक्वेशन या समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन का जो केस होता है वो होता है a1/a2, वो बराबर नहीं है b1/b2 के। हमें ये चीज़ से इसका आंसर निकालना है। तो हमारे पास जो 2 समीकरण हैं वो क्या क्या हैं? 2x + ky - 3 = 0, और सेकंड वाला है हमारे पास 6x + 2/3y + 7 = 0। तो इसके अंदर हमारा इसका a है 2, b है k और c है -3। इसके अंदर a हमारा 6, b हमारा 2/3 और c हमारा 7। ABC निकल गए तीनों के। तो इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यूज़ डाल दो। a1 जो है हमारे पास 2 है और a2 हमारे पास 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू k/2, जब 3 को इसके बटे में उतारेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। इससे मैंने इसको कट करा, ये 1/3 हो गया, और 2 के मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ कर दिया हमने, तो ये हो गया 2/9। तो k का मान जो है वो 2/9 नहीं आना चाहिए, उस पर यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो k इज़ नॉट इक्वल्स टू 2/9 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 2 देन द अदर रूट ऑफ इक्वेशन। अच्छा, इन्होंने एक रूट दे दिया इक्वेशन का, यानी कि एक शून्यक बता दिया इस समीकरण का। शून्यक क्या होता है? x का वो मान जो हम इसको मैं x की जगह रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 2x² + px + 4। तो इस समीकरण के अंदर जब हम x की वैल्यू 2 को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × में 2 का स्क्वायर + p × 2 + 4 = 0। 8 + 2 × p + 4 = 0। 12 + 2p = 0, 2p = -12, p = -6।
अच्छा, यहाँ पे तुम्हारी p की वैल्यू आ गई -6। अब p की वैल्यू को हम इस समीकरण के अंदर लिखेंगे तो ये समीकरण हमारा पूरा हो जाएगा, ये इक्वेशन पूरी हो जाएगी। तो 2x² -6x + 4 = 0, ये तुम्हारे पास कंप्लीट इक्वेशन आ गई। अब तुम्हें शून्य और जीरोस निकालने के लिए गुणनखंड विधि का यूज़ करना, फैक्टराइजेशन मेथड का। तो पहले इसे हाफ कर दो क्योंकि सबके पास 2 का मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा x² -3x + 2 = 0। हमने इसको हाफ इसलिए करा है क्योंकि ये कट सकता था पूरा, और इक्वेशन छोटी हो गई तो कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं, x² -3x + 2 = 0। इनके फैक्टर्स जो हैं, मतलब इन दोनों की गुणा करके 2 आया, और 2 के वो फैक्टर यानी कि 2 एकम 2, जिनको जोड़ के हमारे पास 3 आना चाहिए, जो कि बीच में संख्या लिखी हुई है आ रहा है। तो x² -x -2x + 2 = 0। पहले इसमें से कॉमन लेंगे हम, x -1 आ गया, फिर इसमें से कॉमन लेंगे हम, -2 कॉमन ले लिया हमने, x -1 आ गया, तो x -2 और x -1 बराबर 0 है। तो ये दोनों जीरोस के बराबर होंगे, तो x -2 = 0 और x -1 = 0। तो x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1। ये इसकी 2 शून्य आ गए, 2 जीरोस आ गई। अब x की वैल्यू 2 तो इन्होंने हमें क्वेश्चन में ही बता दिया था कि 2 जो है वो इसका एक जीरो है, एक रूट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, x = 1, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़। अच्छा, इसमें ये बताना है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे इन दोनों इक्वेशंस के। अगर इक्वेशन है हमारे पास 6x - 12y = 8 और 2x - 4y = 6/5, तो सबसे पहले तो तुम ये देखो कि वन सॉल्यूशन का जो केस होता है, वन सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, इसमें हमारे पास होता है a1 बटे में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बटे में b2। 2 सॉल्यूशंस जो होते हैं हमारे पास, वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का ही पार्ट हो जाता है। कोई वैसे 2 सॉल्यूशंस का हमने कभी कोई केस पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जो हो जाते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के अंदर सब बराबर होता है, यानी कि a1 बटे में a2 इज इक्वल्स टू b1 बटे b2 इज इक्वल्स टू c1 बटे c2। ये इसका केस हो गया। अब 9 सॉल्यूशंस का जो केस होता है उसमें आपका a1 बटे में a2 इज इक्वल्स टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बटे c2। ये तीनों चारों के केस होते हैं। अभी हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि हमारा कौन से वाला केस है। तो 6x - 12y = 8 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 2x - 4y = 6/5। तो इसके अंदर इसके a की वैल्यू कितनी है, यानी कि a1 जो है b1 और c1, a2 b2 और c2। a1 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -12 और c1 की वैल्यू 8, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू -8 थी और इसकी वैल्यू -6/5। और ये -8 और -6/5 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस c की वैल्यू इधर नहीं देखी जाती, इसे इधर लेके जब हम आ जाते हैं तब इसकी वैल्यू चेक करी जाती है। ठीक है, तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे, a1 बटे a2 रखेंगे, 6/2 इज इक्वल्स टू 12 -12/-4 इज इक्वल्स टू -8/-6 इंटू में 5। इसको मैंने इससे काटा 3 आ गया, इसको मैंने इससे काटा 3 आ गया, और इसको जब मैं इससे काट रहा हूँ तो ये 3 बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास जो केस बना वो बना a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ये तीसरे वाला केस है, ये बनता है 9 सॉल्यूशंस का, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। और 9 सॉल्यूशंस का केस कब होता है, जब वो लाइनें समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एलसीएम दे दिया इसने 600, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स है ये, एचसीएफ पूछा है। बेसिक सा फॉर्मूला होता है इसके हमारे पास, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर नंबर 1 इंटू में नंबर 2। दोनों नंबर्स की गुना उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुना के बराबर होती है। एलसीएम इसने दे दिया हमें 600 गुना में एचसीएफ बराबर n1 24 और n2 इज 75। पहले भी बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में ही मिल जाएगा। और मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस में भी ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही था, तो बहुत ढंग से इस क्वेश्चन को कर लो।
HCF इज इक्वल्स टू 24 इंटू में 75 अपॉन में 600। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ऐसे करो 3 और ये 24 तो HCF आ गया इसका 3। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने। तो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे अगर हम, तो मैंने 2 से डिवाइड करा 6, 2 से करा 3, 3 से करा 1। फिर 15 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटा 1। 21 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा यानी कि 7, 7 से काटेंगे 1। तो 12 के जो फैक्टर्स हो गए वो हो गए 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। 15 के फैक्टर्स हो गए 3 की पावर 1 गुना 15 के फैक्टर्स हो गए 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। और 21 के फैक्टर्स हो गए 3 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1। अब ये मैंने सब अलग अलग इसलिए लिखे हैं, मैंने 2 के नीचे सिर्फ 2 लिखे हैं, 3 के नीचे 3, 5 के नीचे 5 और 7 के साथ 7 लिखे हैं मैंने, ताकि सबका पता रहे कि किसके अंदर कौन कितना है। अच्छा, अब हमें क्या चीज़ें निकालनी है, हमें LCM निकालना है और हमें HCF निकालना है। अब HCF के अंदर जो है हमें सबसे कम पावर उठानी है, सबसे कम पावर उठानी है, ठीक है। तो सबसे कम जो है, अब यहाँ पे तुम्हें सबसे कम 2 की पावर 2 दिखाई दे रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। जिसके पास 2 नहीं है उसके पास 2 की पावर 0 है, ठीक है। अब इसके पास 5 नहीं है तो इसके पास 5 की पावर 0 है, इसके पास 7 की पावर 0 है। अब बताओ सबसे कम पावर 2 की कितनी है हमारे पास, 2 की पावर 0, ठीक है। 3 की सबसे कम पावर कितनी है हमारे पास, 3 की पावर 1। 5 की सबसे कम पावर 5 की पावर 0। 7 की सबसे कम पावर 7 की पावर 0। और किसी की भी पावर 0 का आंसर 1 होता है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। आंसर कितना आया हमारे पास, 3 की पावर 1 यानी कि 3। तो HCF निकल गया आपके पास मिनिमम पावर के साथ 3, ठीक है। और LCM जब आप निकालोगे, LCM के अंदर आपको सबसे बड़ी पावर उठानी है। 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है हमारे पास, 2 की पावर 2। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है आपके पास, तीनों के पास सेम है, 3 की पावर 1। 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है आपके पास, 5 की पावर 1। और 7 की सबसे बड़ी पावर कितनी है आपके पास, 7 की पावर 1। जब इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 420। सिंपल सा तरीका है। LCM में आपको बड़ी पावर्स उठानी है और HCF में आपको छोटी पावर्स उठानी है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x tan 60 cos 60 इज इक्वल टू sin 60 और cot 60। यानी कि हमारे पास पहले से हम लिख लेते हैं x tan 60 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू sin 60 डिग्री और cot 60 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इन वाले क्वेश्चंस के अंदर जनरली जब आपको साइन कॉस के अलावा कुछ और दिखे तो आप सबको चेंज करके साइन कॉस में कर लो, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो x इंटू में 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 अपॉन में cos 60 इंटू में cos 60 इज इक्वल्स टू साइन 60 इंटू में cos 60 अपॉन में साइन 60। अब साइन 60 से साइन 60 कट गया, cos 60 से cos 60 कट गया, और यहाँ पे साइन 60 बचा, सामने cos 60 बचा। तो अगर मैं साइन को भी उधर भेज दूँ, यानी कि x इंटू में साइन 60 इज इक्वल्स टू cos 60, इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू cos 60 अपॉन साइन 60, जो कि हो जाता है cot 60। क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है इसलिए हमने x को अकेला छोड़ दिया इस तरफ, और cot 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, राइट द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। बहुपद है, उसके शून्यक हैं ये दो, वो बहुपद बताना है हमें जिसके ये दोनों शून्यक है। शून्यक यानी कि अल्फा जो है हमारे पास वो है 2√2 और बीटा जो है हमारे पास वो है -3√2। तो बहुपद निकालने के लिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। बहुपद का रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। तो हमें a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए, और वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा से और अल्फा इंटू बीटा से। ये होता है आपका -b/a और ये होता है आपका c/a।
तो जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2√2 माइनस में 3√2, मैंने माइनस नहीं करा, इसके पास माइनस है इसलिए वहाँ बीच में माइनस आएगा, और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो -√2 आंसर आएगा। और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2√2 इंटू में -3√2, 3 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी -6, √2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 2, तो ये -12 आंसर आ गया। अब बटे में कुछ नहीं है तो बटे में दोनों में 1 लगा लेंगे हम फिर से, तो a की वैल्यू होगी हमारे पास 1, b की वैल्यू होगी हमारे पास 12, √2 और c की वैल्यू होगी हमारे पास -12। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना, b की वैल्यू जो है मैंने सिर्फ √2 इसलिए लिखी है क्योंकि b के पास भी अपना माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो √2 बच गया। c के पास अपना कोई माइनस नहीं है और आंसर में हमारे पास माइनस आया इसलिए मैंने सीधा उतार दिया। अब a b c की वैल्यूज मिल गई तुम्हें, इस इक्वेशन के अंदर रख लो। a की वैल्यू कितनी होगी x² प्लस में √2x -12 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10a की वैल्यू 3/4 है तो cos² माइनस sin² की वैल्यू बतानी है हमें। तो हमारे पास क्या आ गया 10a इज इक्वल्स टू 3/4। 10a का फॉर्मूला तुम्हें पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले साइन कॉस 10, मतलब जो ये वाला पार्ट है ये साइन का, ये कॉस का और ये 10 का। 10 के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये एक त्रिभुज का बेस और ये परपेंडिकुलर। तो अगर हमारे पास ये वो ट्राइंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं ABC, जिस पे ये समकोण है यानी कि राइट एंगल है, तो और हमने इसे थीटा मान लिया, तो इसका जो बेस है वो कितना हो गया 4 और इसका जो परपेंडिकुलर है वो हो गया हमारे पास 3। तो जब हम इसे पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा जो 10s है वो आ जाएगा 5। ये बेस है हमारे पास और ये परपेंडिकुलर, तो तीनों साइड्स आ गई किसी त्रिभुज की। अब तुम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का आंसर निकाल सकते हो, जो कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा इसने cos² माइनस में sin² की वैल्यू बतानी है। अब cos हमारे पास क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में sin क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 और हाइपोटेनस 5, तो ये 4/5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3/5 का स्क्वायर 16/25 माइनस में 9/25। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 7/25। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, प्रूफ का क्वेश्चन आ गया ट्राइंगल्स के अंदर से। इस फिगर के अंदर इसने दो चीज़ें बता दी कि जो साइड है DE वो AC के पैरेलल है यानी कि समांतर है, ये वाली जो भुजा है DE वो AC के समांतर है और DF AE के, DF जो है वो AE के समांतर है। ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से प्रैक्टिस वाले होते हैं, ऐसा नहीं है कि तुमने पहली बार क्वेश्चन देखा और तुम इसका आंसर निकाल लोगे, तुम्हें कम से कम NCERT को बहुत ढंग से करके जाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के लिए। प्रूफ वाले क्वेश्चंस की कोई गारंटी नहीं होती जब तक तुम उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस ना कर लो। पर ये वाला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे मिला है ये NCERT का ही क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखना अब तुम इन ट्राइंगल ABC, यानी कि जो पूरा ट्राइंगल है ABC के अंदर अगर हम देखते हैं तो BD बटे में DA बराबर में BE बटे में EC, ये तुम्हारा पहला समीकरण है। और ये किस थ्योरम से होता है तुम्हारा, ये होता है BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से होता है तुम्हारा। तो BD बटे में DE यानी कि BD बटे में DA ये वाली भुजा बटे में ये, फिर BE ये बटे में ये, पहला पार्ट हो गया इसका। अब दूसरा ट्राइंगल अगर हम देखेंगे इन ट्राइंगल BAE, इसके अंदर भी सेम केस हम करेंगे। जो ट्राइंगल है हमारा BA और E, अब के हमने सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करी है, इसके अंदर हो गया हमारा ये BD बटे में DA बराबर में BE बटे में PF बटे में FE, ये तुम्हारा सेकंड पार्ट है, ये भी तुम्हारा BPT से होगा।
इस थ्योरम से ये प्रूफ होता है कि ये भुजा बटे ये भुजा और ये भुजा बटे ये भुजा बराबर होते हैं रेशियो में। अब एक चीज़ का ध्यान देना, बी डी बटे डी ए इसके अंदर भी था, बी डी बटे डी ए इसके अंदर भी था, और ये दोनों बराबर हैं तो ये बटे ये भी बराबर हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 यानी कि समीकरण 1 और 2 से क्या होगा हमारे पास, बी ई बटे में ई सी बराबर बी एफ बटे में एफ ई, और यही तुम्हें आंसर में चाहिए था। ये जो बीपीटी थ्योरम है इसकी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, पर फिलहाल एक बेसिक सी चीज़ समझा देता हूँ। अगर ये तुम्हारा एक त्रिभुज है ट्राइंगल और इसको एक लाइन समांतर यहाँ से काट ले, पैरेलल लाइन है ये इसके, यानी कि ए बी सी कोई ट्राइंगल था, डी ई कोई पैरेलल लाइन आ गई, तो ये जो डी ई है ये पैरेलल है बी सी के, ये समझ आ गया। और इसको अगर मैं नाम ले दूँ, ये एक्स, ये वाई, ये जेड और ये पी, तो ध्यान से देखना बहुत, x बटे वाई, ठीक, x बटे वाई हमेशा बराबर होता है z अपॉन पी के। मतलब ये जो अनुपात इनका निकलता है ये हमेशा बराबर निकलता है। जिस अनुपात में ये कटी है इस समांतर रेखा से, उसी अनुपात में ये AC कटेगी इस समांतर रेखा के इस वाले एंड से। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। ये बताना है कि ये जो है वो इर्रेशनल है। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे इस असेसमेंट का, और इर्रेशनल प्रूफ करने का यानी कि अपरिमेय प्रूफ करने का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये हालांकि याद करने वाला क्वेश्चन है बट फिर भी ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 3 + 2√5 रेशनल है, ठीक है। तो x और y जो है वो कोप्राइम्स हो जाते हैं। कोप्राइम वो होते हैं जिनके अंदर एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, जैसे कि 2 और 3 जो हैं वो कोप्राइम्स हैं, यानी कि सहभाज्य संख्याएं हैं। 2 और 3 कोप्राइम है, सहभाज्य संख्याएं हैं हमारे पास। तो अब इसके अंदर हम लिखेंगे 3 प्लस में 2√5 जो है वो x बटे वाई है। अगर वो परिमेय संख्या है तो x बटे वाई की फॉर्म में उसे लिखा जा सकता है, जिसमें y 0 नहीं होगा हमारे पास। तो हम पहले 3 को उधर भेज देते हैं, 2√5 बराबर x बटे वाई माइनस 3। अब इस 2 को भी उधर भेज दूँ अगर मैं, तो ये √5 इज इक्वल्स टू x बटे वाई माइनस 3 इंटू में दिस। अगर हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं, अब इसने क्या हो गया, x और y इंटीजर्स हैं, तो ये जो हमारे पास ये वाला हिस्सा निकला इसका, ये रेशनल नंबर है, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। पर हमें एक चीज़ पता है, इसके अंदर क्या हो गया, देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रेशनल। अगर ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला पार्ट रेशनल हो जाता है तो ये वाला पार्ट भी रेशनल हो गया। बट हमें पहले से पता है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि √5 जो है वो इर्रेशनल संख्या है। अब आपस में एक दूसरे का कटाव कर रहे हैं, सीधी सी बात है, मतलब इस कथन का खंडन कर रही है ये चीज़। तो इसलिए 3 + 2√5 इर्रेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या होगी।